हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल मेंटी एजुकेट। मेरा नाम है जतिन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पोल साइंस सेकंड बुक चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट वीडियो में पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब एक्चुअली मैं आपको इस चैप्टर की समरी मैंने आपको बता दी थी, और साथ ही साथ मैंने आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बताया था, और मुस्लिम लीग के बारे में बताया था, और 3 मेन समस्याओं के बारे में बताया था। जो 3 मेन समस्या आई थी भारत आज़ाद होने के बाद। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो पहले आप पार्ट फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये पार्ट सेकंड वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अभी के अभी जाइए पार्ट फर्स्ट की वीडियो पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जाके आप ये वाली वीडियो मतलब पार्ट सेकंड वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास के। बट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यह है कि विभाजन के परिणाम। अब विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। ओके, तो जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था देश आज़ाद होने के बाद 1947 में, तो उस बंटवारे के समय क्या क्या परिणाम थे उस बंटवारे के, तो इस टॉपिक में बस यही बताया गया। तो चलिए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 1947 में जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का आज़ादी के बाद, तो उस समय जब देश की जो जनता थी, जो देश की आबादी थी, उन लोगों को मजबूर होकर इधर से उधर देश में जाना पड़ रहा था। देशों में शहरों में जाना पड़ता था मजबूर होके। ओके, और जो एक धर्म के जो समुदाय के लोग हुआ करते थे वो दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को जानबूझ के बेरहमी के साथ मार दिया करते थे। और जब लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में ज़्यादा सांप्रदायिक झगड़े हो रहे थे, और जहाँ कहीं पे मतलब सिख और हिंदू जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पर मुसलमान नहीं जाना चाहते थे, और जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर हिंदू और सिख जाना नहीं चाहते थे। लोगों को अपना देश बहुत ज़्यादा प्यारा था, वो अपना देश छोड़ना नहीं चाहते थे। और भारत और पाकिस्तान के जितने भी कवि थे, लेखक थे और फिल्म स्टार थे, वो उन्होंने क्या किया कि जो बंटवारे के समय जितने भी खून खराब हुए थे, मतलब बंटवारे के बाद, बंटवारे के समय जो कुछ भी हुआ था, उन्होंने क्या किया कि फिल्म स्टारों ने, कवियों ने, लेखकों ने उपन्यासों में, कथाओं में और फिल्मों के द्वारा सभी लोगों को दर्शाया था कि उस समय बंटवारे के समय क्या क्या हुआ था। अब विभाजन का मतलब खाली ये नहीं है कि खाली संपत्ति का बंटवारा किया गया हो। विभाजन का मतलब यह है कि जो दो समुदायों के लोग पड़ोसी बनकर रहा करते थे, अब उन लोगों का भी विभाजन कर दिया गया था। अब वो लोग अलग अलग रहने लगे थे। अब वित्तीय विभाजन में टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस वालों के वाद्य यंत्रों का भी विभाजन किया गया था। 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, और 6 से 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। और 1951 में जो भारत की जो कुल आबादी में सिर्फ 12% मुसलमान ही रह गए थे। तो बस विभाजन के परिणाम में इतने ही पॉइंट्स थे। आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि विभाजन के परिणाम क्या थे। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना है। आई होप के ऊपर ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो चुका होगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रजवाड़ों का विलय। तो अब पढ़ेंगे हम रजवाड़ों का विलय, नेक्स्ट टॉपिक। तो जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया हो करता था, तो जब ब्रिटिश शासन था वो हमारे भारत में 2 तरीके से शासन करता था। मतलब कुछ जगहों पे तो वो डायरेक्टली शासन करता था, मतलब बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई दिक्कत के वो डायरेक्टली शासन करता था, राज करता था इंडिया पर। बट कुछ जगहों पर उसको राज करने के लिए रजवाड़ों की, राजाओं की ज़रूरत पड़ती थी। तो मतलब उस समय ब्रिटिश इंडिया 2 तरीके से शासन करता था। एक तो वो डायरेक्ट तरीके से बिना कोई दिक्कत के शासन करता था, और कुछ जगहों पे उसको राजाओं की मदद लेनी पड़ती थी शासन करने के लिए। अब इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, तो वो समस्याएं क्या क्या है। तो जब भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 के बाद, तो उसके बाद त्रावणकोर के राजा ने कहा कि हम आज़ाद हैं। उसके बाद भोपाल के नवाब ने भी कहा कि हम आज़ाद हैं। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं समस्याओं के बारे में कि वो समस्याएं कौन कौन सी हैं। जो त्रावणकोर के राजा थे उन्होंने कहा कि हमारा राज्य आज़ाद है, और फिर जो हैदराबाद के निज़ाम है उन्होंने कहा कि हमारा राज्य आज़ाद है। तो एक बात और, जो हैदराबाद का जो राजा है उनको निज़ाम कहा जाता। ओके, याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब वो जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने सभा में आने से मना कर दिया था।
और फिर सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो यह आई थी कि जो इस बिखरे हुए भारत को हम एकता के सूत्र में कैसे बांधकर लोकतंत्र स्थापित करेंगे। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये 3-4 पॉइंट्स ही है, आपको अच्छे से याद रखना है कि समस्याएं कौन कौन सी थी उस समय, तो याद रखिएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकार का नज़रिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे, जब आपको पता है कि सभी राजाओं ने बोल दिया था कि हमारा राज्य आज़ाद है, हमारा राज्य आज़ाद है, तो अब इस बात पर सरकार ने क्या किया, मतलब सरकार का नज़रिया क्या था, चलिए हम पढ़ रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट आपको एक बात बताने मैं भूल गया कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था माउंटबेटन के बारे में। तो माउंटबेटन ने ये तो बता दिया था कि राज्य आज़ाद मतलब भारत आज़ाद है, बट उसकी एक चाल थी, मतलब भारत से जाने से पहले उसने क्या चाल चली कि जितने भी रजवाड़े थे उन लोगों से उसने बोल दिया था कि आप आज़ाद हो। तो जब रजवाड़ों ने यह समझा कि आज़ाद हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य है, अब आज़ाद होगा, मतलब कोई पाबंदी नहीं होगी। तो मतलब एक तरीके से झगड़ेबाजी करवा के चले गए थे माउंटबेटन जी। माउंटबेटन जी भी नहीं, माउंटबेटन सिर्फ। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सरकार के नज़रिए के बारे में। तो इस बात को लेकर के सरकार का नज़रिया क्या था। तो फिर कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस चाहती थी कि रजवाड़ों का विलय हो जाए और मुस्लिम लीग चाहती थी इन लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया कि अपनी चतुराई के साथ इन्होंने रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रजवाड़ों को मना लिया था। तो बस इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हैदराबाद। इसलिए इस टॉपिक को हम जल्द से जल्द समझ लेते हैं। जो हैदराबाद के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था, याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो हैदराबाद के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था, तो निजाम कहा जाता था, याद रखिएगा। तो हैदराबाद के शासक निजाम ने क्या किया कि एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब वो कौन सा समझौता पत्र था, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, कहीं से बताइए, गूगल से सर्च करिए या फिर यूट्यूब से सर्च करिए, बट मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा समझौता पत्र था जिस पर निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। फिर निजाम ने हस्ताक्षर किए समझौते पत्र पर, तो उसके बाद जो वहाँ के राज्य की जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर रही थी इस वक्त को लेकर के, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। फिर निजाम ने क्या किया कि एक अर्धसैनिक बल सैनिक को फ़ौरन रवाना किया, जिसको हम कहते हैं रजाकार। फिर आगे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लूटपाट, हत्या, बलात्कार, मारपीट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर इन लोगों को कैसे भगाया गया, भारतीय सेना के द्वारा फिर इन लोगों को भगाया गया। और ये सब कुछ जो हुआ था 1948 में हुआ था। और फिर आगे चलकर हैदराबाद का विलय हो गया। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम मणिपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था। ओके, ये सुना आपको याद रखना है, 1920 में क्या हुआ था, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। और फिर क्या हुआ कि 1952 दिसंबर में आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया था। और फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास हो गया था, जिसमें कि 14 राज्य थे और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश थे। तो बस इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। अगर पेपर में पूछ ले जाए कि हैदराबाद में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, तो आपको इन पॉइंट्स को लिख देना है। और अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आपको अपनी NCERT बुक को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण। अब ये टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब इसलिए आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आपको खुद से समझना है। अब बट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ इस टॉपिक के लिए भी। आपके स्क्रीन पे नोट्स दिखाई दे होंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी PDF डाउनलोड कीजिए। मुझे नहीं पता, आपको इस टॉपिक को खुद से समझना है। और अगर आपको समझ में आ जाए तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है। अगर आपको ये टॉपिक तब भी समझ में नहीं आता, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम ID है मेंटी एजुकेट। आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, मैं इस टॉपिक को आपको दोबारा समझा दूंगा एक अलग वीडियो बना करके। बट अभी के लिए आपके पास एक होमवर्क है कि इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। और मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को जो भी पढ़ाया है आपको दोबारा रिवाइज कर लेना है।
फिर आपका ये फर्स्ट जो चैप्टर है लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे, कौन से सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर, एंड थैंक यू सो मच।